Audio is not clear. ओके, अभी अभी चेक करो, अभी सभी सुन पा रहे? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है और दोनों का कुछ ना कुछ एरिया है, और उसकी वजह से जैसे हम यहाँ पे इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से देखो क्या होता है, चार्जेस अंदर जाते हैं। the both of the plates are equally and oppositely charged. ओके, तो ये इस तरह से दोनों प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो जाते हैं। और देखो इसमें एक बात समझ सकते हो कि जब तक हम ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हैं ना, तो तब तक यहाँ पे तुमको करंट दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, करंट फ्लो होता हुआ दिख रहा है। ओके, बट दैट करंट जस्ट स्टॉप्स व्हेनेवर द चार्जेस गेट स्टेबल। तो जैसे ही वो चार्जेस जो है वो सैचुरेट हो जाते हैं तो उसके बाद करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। और इवन वी कैन चार्ज दिस कैपेसिटर ऑपोजिटली ऑल्सो। तो ऑपोजिटली चार्ज करने के लिए इस तरह से करना पड़ेगा हमको, नीचे की तरफ ये जो है। एक्सक्यूज मी सर। यस, हाँ बोलो। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। अभी भी ब्रेक हो रहा है? ओके, ठीक है, यस जस्ट सर। वेट अ मिनट। या अभी शायद ठीक से आ रहा होगा। ओके ओके ओके, ठीक है, अभी शायद ठीक से आ रहा होगा वॉइस, है कि नहीं? यस सर। ओके, चलो ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि एक सिंपल सा जो एनिमेशन में आपको दिखा रहा था कि जिसके अंदर जैसे ही कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम जब बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, चार्ज भी बढ़ता है एंड देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर दैट टाइम ओनली। बट एज सून एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स कांस्टेंट, charge also becomes constant and there is no flow again. Again, if we change the potential difference, again there is a redistribution of the charges and there is a current. And as soon as we stop changing the potential difference here, we can see that there is no change in the charge here in this the two plates, and there is again no current is flowing in this case. तो ये एक बात हमको अच्छी तरह समझनी है कि whenever there is a change in potential difference, there will be a current. Again, see here, जब जैसे हम ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देते हैं तो वैसे यहाँ पे करंट का सिंबल दिख रहा है तुमको, ये ब्लू कलर का जो करंट का सिंबल था वो यहाँ पे आ गया। ये देखो, फिर से यहाँ पे हमने चार्ज कम किया तो फिर से करंट का सिंबल आ गया। जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे तो तुरंत फिर से करंट का सिंबल आ जाएगा। तो इस तरह से जब तक चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब जब तक ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, the current will be flowing in the conducting wires. But as soon as the charge becomes constant, potential becomes constant, there will be no flow of current here. अभी और एक बात हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम इस कैपेसिटर को अगर इस बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, देखो ठीक से,
अभी दोनों तरफ से मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब ये बैटरी का इस कैपेसिटर के साथ कोई संबंध नहीं है। जो भी चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर है वो अभी किधर जा नहीं सकता है, तो वो वहां वहां पे ही रहेगा, बिल्कुल नो डाउट। अभी ऐसे सिचुएशन में अगर मैंने प्लेट्स का एरिया अगर बढ़ा दिया, देखो ठीक से, as soon as we increase the area of the plate, what happens is obviously the charge distribution, the surface charge density will just get decreased, no doubt. And at the same time जैसे surface charge density कम होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा, बिल्कुल। देखो उल्टा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि एरिया कम कर दिया ना हमने। तो जैसे हमने एरिया कम किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एरिया कम होने की वजह से ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है। उतना ही चार्ज अगर कम एरिया पे अगर रहे तो उसके लिए जरूर उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ना पड़ेगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी भी बढ़ेगा जरूर, बिल्कुल। अगर अभी चलो ठीक है, ये जो हमने है ये कुछ मॉडरेट रखा, और अगर सेपरेशन अभी अगर कम ज्यादा किया तो देखो क्या होता है। अब देखो जैसे हमने सेपरेशन बढ़ाया या कम किया तो उससे देखो चार्ज डेंसिटी तो नहीं बदल रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इट्स गोइंग टू बी द सेम बिकॉज एरिया इज सेम एंड चार्ज इज आल्सो सेम, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज आल्सो गोइंग टू बी द सेम, बट द पोटेंशियल डिफरेंस विल जस्ट गेट इंक्रीज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा तो ये देखो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो जैसे ही बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, बिल्कुल। तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू E इंटू डी, होता है ऐसा। तो इसलिए फिर ये जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंगली ये जो D अगर हमने बढ़ाया तो उसकी वजह से V भी बढ़ जाएगा, बट E तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक, देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट इंटू के होता है, राइट। तो जब तक सिग्मा चेंज नहीं होगा, और सिग्मा मतलब क्या होता है, सिग्मा मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो वो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक मतलब चार्ज जब तक कांस्टेंट है, एरिया जब तक कांस्टेंट है, तब तक सिग्मा भी कांस्टेंट होगा और उसकी वजह से इंटेंसिटी भी कांस्टेंट होगा। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई दूसरा मीडियम तो है नहीं, there is air between the two plates, and that's why we can see that as soon as the distance is increased between the two plates, the potential difference between the two plates will just get increased, no doubt. And अभी अभी और एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखो ठीक से। अब ये बैटरी को हम कनेक्टेड रखेंगे उसको, ठीक है। बैटरी को कनेक्टेड रख के अगर हम सपोज यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, एरिया अगर कम करेंगे, तो देखो अब यहाँ पे एरिया जैसे ही कम हो गया तो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट। हियर द पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, जब तक बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। और जबकि अगर एरिया हम चेंज करेंगे तो देखो ठीक से, एरिया के ऊपर क्या डिपेंड करता है, सिग्मा डिपेंड करता है। सिग्मा इज गोइंग टू बी इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, नो डाउट। बट द पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस ऑल्सो, ये भी हमको याद रखना है ठीक से। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है और अगर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहा तो इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगा, जिसके कारण सिग्मा को भी कांस्टेंट रहना पड़ेगा। तो ये हम समझ सकते हैं आराम से। ये इसके ऊपर हम कितने भी सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से सिचुएशन में क्या चेंज होता है और क्या कांस्टेंट रहता है, देखो ठीक से। ओके, अगर हमने यहाँ पे डिस्टेंस कम ज्यादा किया तो देखो चार्जेस बढ़ रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, and more charge is extracted from the battery, and that's why the charge will increase so as to keep the potential difference constant. And as soon as the separation decreases, the electric field will also become more and more strong. So in this case you can see, and if suppose area of each plate is increased, then again we can see that the electric field will become more and more strong, just like this. तो ये हम समझ सकते हैं आराम से। जैसे हम ये डिस्टेंस घटाएंगे, सॉरी डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक बनेगा, और अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि उतने ज्यादा चार्जेस यहाँ पे आ रहे हैं और उसकी वजह से वो चार्जेस यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं और उसकी वजह से सिग्मा बढ़ रहा है, और जैसे ही सिग्मा बढ़ता है तो उसकी वजह से जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ेगा जरूर। तो ये हम एक देख सकते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो हमको देखना था। दूसरा लोड नहीं हुआ है।
ठीक है, तो ये जब तक क्लोर होगा तब तक हम दूसरा कंसेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट, लेट अस मूव टू दैट। ओके, so see here, in the last lecture we have seen that the energy stored in the capacitor is always going to be half CV square or half Q into V, or it is also given by the formula half into Q square by C, करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। चलो ठीक है, अभी इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमको एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करना है जो कि बहुत अलग है, बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है ये, जो कि इट इज अबाउट द ठीक है, सो लेट अस सी द concept of displacement current in today's lecture, which is the most important concept in this chapter, displacement current। अब देखो ठीक से, करंट जो है, करंट तो हम जानते हैं, व्हाट इज करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट, नो डाउट, दैट इज कॉल्ड एज द करंट। ओके, अब देखो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या माजरा है। देखो ठीक से, अगर सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है जो कि दो प्लेट्स से बना हुआ है। ये सपोज फर्स्ट प्लेट है और ये मान लो सेकेंड प्लेट है, ठीक है। और इस प्लेट को हमने एक वायर कनेक्ट करके रखा है, और ये वायर जो है वो बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखा है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है और नेगेटिव टर्मिनल इधर कनेक्ट करके रखा है, एंड दिस नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द अनदर प्लेट, द सेकेंड प्लेट वी कैन से ऑफ द कैपेसिटर हियर। ओके, तो ये जो दूसरा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, ये जा रहा है इस कैपेसिटर के सेकेंड टर्मिनल के साथ। ओके, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे ना, तो पता चलता है कि सपोज वी कनेक्ट दिस कैपेसिटर, तो यहाँ पे सपोज हमने एक स्विच भी रखा है। ये मान लो यहाँ पे एक स्विच है, ओके। ये स्विच हमने क्लोज नहीं किया है अभी, फिलहाल अभी ये स्विच जो है वो ओपन है, ठीक है, सो देयर इज नो कनेक्शन। बट एज सुन एज वी स्विच ऑन दिस सर्किट, जैसे हम ये स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा कि तुरंत ये जो फर्स्ट प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होगा, सब समझ सकते हो ठीक से। एंड एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विल गेट बिल्डअप on the second plate here. So we can see clearly, as soon as this switch is on, what happens is there is a flow of current, electric current, from this positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. तो इस डायरेक्शन में एक करंट चालू हो जाएगा, जो कि हम वेरीफाई कर सकते हैं इस ब्रांच के अंदर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, वो हम वेरीफाई कर सकते हैं बाय प्लेसिंग अ गैल्वेनोमीटर, और सॉरी मैग्नेट। मैग्नेट तुमने सभी ने देखा होगा, एक मैग्नेटिक नीडल जो होता है, ये सपोज मैग्नेटिक नीडल है, magnetic needle is consisting of the north pole and south pole like this, and it is pivoted like this here in this way. Okay, ये मैग्नेटिक नीडल है सपोज। अभी जैसे हम ये मैग्नेटिक नीडल अगर लेके जाएंगे इस इस यहाँ पे इस रीजन में अगर लेके जाएंगे, देखो ठीक से, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं हम।
इसको ही थोड़ा बड़ा करके देखेंगे। मान लो कि ये जो है okay, and now suppose we have the magnetic needle like this. Okay, and suppose we take this magnetic needle and put it here below this wire. तो ये मैग्नेटिक नीडल लेके जाके हम अगर यहाँ पे इस वायर के नीचे अगर रख देंगे तो देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन ऑफ दिस नीडल। लेकिन याद रखो कब, जब ये स्विच जैसे हमने ऑन किया, तो जैसे हमने ऑन किया तो उस समय जब तक करंट फ्लो हो रहा है और ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, अभी तक फुल्ली चार्ज हुआ नहीं है, तो तब तक यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो उसकी वजह से यहाँ पे ये जैसे मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे रखेंगे तो दैट मैग्नेटिक नीडल विल बी ऑब्जर्व टू बी डिफ्लेक्टेड, नो डाउट। तो ये सपोज मैग्नेटिक नीडल है जो डिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। Okay, this magnetic needle will be observed to be deflected when we put it here. Okay, अभी सोचो अगर हमने यही मैग्नेटिक नीडल अगर यहाँ पे रखा, ये देखो यहाँ पे अगर रखा तभी भी वो डिफ्लेक्ट होगा, समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पे करंट फ्लो हो रहा है ना, बिल्कुल। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक नीडल अगर हमने यहाँ पे रखा, दो प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में अगर ये मैग्नेटिक नीडल रखा और उस समय जब ये करंट फ्लो हो रहा है, जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कंप्लीट चार्ज हुआ नहीं है, when the capacitor is being charged, if we keep a magnetic needle at this point between the two plates here, then that magnetic needle is observed to be deflected surprisingly. This is a very surprising result, that how the magnetic needle get deflected even when there is no current in the two plates. अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से इधर इस तरफ फ्लो हो रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। No electrons are moving from one plate to another plate, but they are moving from outer here. Outer direction में यहाँ से वो इस तरफ फ्लो हो रहे हैं, no doubt. लेकिन फिर भी what is the reason why this magnetic needle is deflected whenever it is kept in the between the two plates here? तो ये दो प्लेट्स के बीच में ये मैग्नेटिक नीडल रखने के बाद डिफ्लेक्ट होने का क्या रीजन हो सकता है? Why it gets deflected even if there is no current flowing between the two plates? तो ये दोनों प्लेट्स के बीच में कोई करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है, फिर भी ये मैग्नेटिक नीडल जो डिफ्लेक्ट होता है उसका रीजन क्या हो सकता है? तो दैट रीजन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ displacement current. Remember, that is the concept of displacement current we have to study in today's lecture. What is displacement current actually? Is the current which is associated with the rate of change of electric flux or rate of change of electric field is actually called as displacement current. Remember, what is displacement current? I will repeat again. The electric current which is associated with the rate of change of electric flux in a space is called as a displacement current. अब देखो ये तो सभी एग्री करेंगे कि ऑब्वियसली इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले नहीं था और अभी वो बन रहा है, अभी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना यही एक तरह से करंट के इक्विवेलेंट होता है। ये कंसेप्ट है, ये हमको अच्छी तरह समझना है। Whenever the electric field changes, that changing electric field is equivalent to a electric current like this. जैसे हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना माना ही एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट के साथ एसोसिएटेड है। और ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो लिख से यहाँ पे, क्योंकि इसमें देखो अभी एक बात तो हमने समझ ली कि यहाँ पे बीच में अगर हम मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो हमको ये मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन मिलता है। अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्यों मिलता है वो हम समझ सकते हैं, यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्यों मिलता है समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन मिलता है उसका रीजन समझ पाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली करंट तो है ही नहीं। और फिर भी अगर डिफ्लेक्शन मिलता है
तो उसका मतलब जरूर there must be some invisible or some conceptual current must be flowing in this region which is causing this magnetic needle to get deflected, and that current is actually called as displacement current. Remember, तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब क्या होता है, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे ठीक से। देखो एक तो सीधी बात ये है कि ये जो इस प्लेट का जो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, तो वो तुमको पता है ऑलरेडी, सी, और ये चलो सिग्मा जो होता है सिग्मा, तो वो तुमको पता है सिग्मा इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ये एक फॉर्मूला हमारे पास है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड एज दिस सिग्मा, नो डाउट। और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द in the space between the two plates is given by the formula sigma upon epsilon naught। ये भी हमारे पास है ऑलरेडी, intensity is given by sigma upon epsilon naught। Okay, so if we just find out sigma from this here, then we can get this sigma is equal to epsilon naught into E, correct है, ये हम लिख सकते हैं आराम से। और at the same time if we put this value of sigma here, यहाँ पे इक्वेट करेंगे सिग्मा का ये वैल्यू और ये सिग्मा का जो ये वैल्यू है, तो वो अगर इक्वेट करेंगे, इक्वेशन नंबर ये 1 है सपोज और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2 we can say that charge upon area is actually going to be actually equal to epsilon naught into E, correct है। and even we can say this epsilon naught into K also। अगर मीडियम कुछ भी है यहाँ पे, अगर कोई भी मीडियम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो उस केस में यहाँ पे epsilon naught के साथ K भी आ जाएगा, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो अभी अगर ये A को अगर हम उस तरफ भेज देंगे तो हमको मिलेगा Q इज इक्वल टू epsilon naught into E into A, करेक्ट है, जिससे ही हमको मिलता है Q इज इक्वल टू epsilon naught into phi, करेक्ट है। चलो ठीक है, ये भी अगर इतना ही तुम समझ लो, तो इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, अगर डेरिवेटिव निकालेंगे इसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देखो क्या होगा। सो इफ यू डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, and what we get is dq by dt, that is going to be equal to d by dt of epsilon naught into E into A, करेक्ट है, जिसमें से अगर सपोज ये dq by dt जो है वो तो करंट बनता है, इसी को तो करंट बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि dq by dt मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज itself is called as current, we can call it as I, and this I becomes actually equal to epsilon naught is a constant, can be taken out, area is again constant, can be taken out, and dE by dt will be left inside। That means here this I, this current I is called as displacement current। This is actually a displacement current which is going to be actually equal to epsilon naught into area into dE by dt। And if we just take this epsilon naught common outside, यही स्टेप के बाद हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको ID, that is a displacement current which is going to be actually equal to epsilon naught is taken common or constant out, and what we are left inside d by dt of E into A, where E stands for intensity and A stands for area। And we have already proved in this chapter in the initial part that intensity into area is called as electric flux, right? So we can write this as ID, that is displacement current, which is going to be actually equal to epsilon naught into d phi by dt, where phi stands for electric flux, remember। So electric flux का rate of change जो है वो into epsilon naught becomes the displacement current। This is the formula for displacement current, and this is also the formula for displacement current, remember। So we have the two formulae for displacement current. One is this epsilon naught into A into dE by dt, where dE by dt stands for the rate of change of electric field। You can say it is the rate of change of electric field और electric intensity we can say। तो electric intensity कितना fast change हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना displacement current यहाँ पे flow होगा, no doubt। तो the basic reason why this displacement current flows here is going to be the simply rate of change of electric intensity। तो rate of change of electric intensity itself multiplied by intense epsilon naught and area gives us the displacement current। This is the formula for displacement current, remember। And this displacement current is caused due to
rate of change of electric field here. That means अभी देखो यहाँ पे तो हमने दो कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसकी वजह से उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा हमने एज्यूम किया, नो डाउट, चलो ठीक है. But at the same time, this displacement current actually arises from rate of change of electric flux, and it has nothing to do with the कैपेसिटर. यहाँ पे कैपेसिटर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है एक्चुअली. तो ये जो कंसेप्ट है इसको सेपरेट लेके हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्पेस में जिस भी रीजन में किसी भी पोर्शन में अगर मान लो कि ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होता है स्पेस में किधर भी, हाँ कैपेसिटर हो या ना हो, कैपेसिटर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है. अगर स्पेस के अंदर किधर भी अगर एक पर्टिकुलर रीजन में अगर हम देखते हैं कि अगर देर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कम है और वहां पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, as soon as the electric field goes on building up, what happens is there is a concept of displacement current produced here. So in this case, this changing electric field is always associated with a displacement current. Remember, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉज क्या है एक्चुअली? कैपेसिटर नहीं, बल्कि डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल कॉज है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि स्पेस में भी हो सकता है, जो कि वैक्यूम में भी हो सकता है. बिल्कुल, वैक्यूम में भी हम देख सकते हैं कि अगर जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट जैसा चीज आ जाता है. तो whenever there is a change in electric current, there is the displacement current associated with it, and it is given by this formula, which you can see it here. That is id is equal to epsilon naught into a into dE by dt. Or if you want to express it in terms of electric flux, then we can also get it as id is equal to epsilon naught into d phi by dt. No doubt. ये हम एक स्टेटमेंट में या एक सिंगल स्टेट में भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये गॉस थ्योरम प्रूव करके रखा है, याद होगा आपको. The electric flux passing through any closed surface is always given by the sum of charges upon epsilon naught, मतलब 1 upon epsilon naught times of the summation of all charges. ये याद है आपको? ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, नो डाउट. तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो देखो ठीक से, तो चार्जेस का फॉर्मूला फिर क्या हमको मिलेगा? चार्ज इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा. और अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमको मिलेगा डी क्यू बाय डी टी, जो कि बनेगा इस तरफ इप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट आउट एंड डी फाई बाय डी टी विल बी लेफ्ट इनसाइड, एंड डी फाई बाय डी टी स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स with respect to time, and dq by dt stands for the electric current. That's it. So we can get that displacement current can be proved to be equal to epsilon naught into d phi by dt from this point of view also. तो इस तरफ से भी हमें उनको वही फॉर्मूला मिल रहा है, that is displacement current becomes equal to epsilon naught into d phi by dt. Remember, so this is going to be the formula for displacement current. Check. Okay, so this is about the displacement current. Remember correctly. ओके, तो चलो ठीक है, फिर ये कंसेप्ट हमने देखा. अच्छा, अभी इसका नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है एक्चुअली वैन डे ग्राफ जनरेटर. ठीक है, इट इज द simple device which is used to hold the charge, store the charge. बहुत बड़े बड़े चार्जेस जो है वो स्टोर करने के लिए ये वैन डे ग्राफ जनरेटर यूज होता है, और उसके बारे में हमको स्टडी करना है. बट आई थिंक वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम. और ठीक है, सो विल जस्ट डू इट नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है.
ठीक है। सो तब तक के लिए अभी कल आप एक्चुअली आपको छुट्टी नहीं है। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, सभी ध्यान देके सुनो। ओके, कल शाम को 5 बजे, ठीक है, इवनिंग में 5 o'clock को दीपक सर का सेशन रहने वाला है, जिसके अंदर जेई और नीट का प्रिपरेशन कैसे करना, तो उसके लिए दीपक सर गाइड करने वाले हैं। और उसके उसके चलते एक्चुअली उसके बाद मतलब मंडे से जेई नीट के भी आपके लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, आई विल रिपीट अगेन, मंडे से आपके जो सभी जेई नीट के जो लेक्चर्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके बारे में डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है और डिटेल का जो इंफॉर्मेशन है वो कल दीपक सर मीटिंग लेके देने वाले हैं। तो कल आपका बाकी लेक्चर्स नहीं रहेंगे, बाकी कोई लेक्चर्स नहीं है। सो वैसे तो हॉलीडे है, बट जस्ट एक लेक्चर आपका रहेगा दीपक सर का, जो कि इन शॉर्ट एक मीटिंग ही रहेगा एक्चुअली। और उसके अंदर इवन आप अपने जो फ्रेंड्स है, बाहर के जो फ्रेंड्स है, उनको भी इनवाइट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड दैट लेक्चर विल आल्सो बी ब्रॉडकास्टेड लाइव ऑन यूट्यूब, रिमेम्बर। तो उसके ऊपर यूट्यूब पे भी आप वो देख सकते हो, सुन सकते हो एट अ टाइम, मतलब जब वो चल रहा है तभी। तो अकॉर्डिंगली ये याद रखो इससे, ठीक है। So there will be a lecture on JNET launching tomorrow at 5 o'clock, okay, in the evening, 5 to 6 almost. It will be of 1 hour और थोड़ा extend भी हो सकता है 15-20 मिनट, no problem. So accordingly be on time। and उसके लिए जो मीटिंग आईडी है वो अलग रहेगा, ठीक है। ये जो अभी आपके जो लेक्चर्स चल रहे हैं, रेगुलर लेक्चर्स जो चल रहे हैं, उसका मीटिंग आईडी उसके लिए नहीं रहेगा, वो आपको कल एसएमएस आ जाएगा। तो एसएमएस के अंदर ही आपका मीटिंग आईडी भी रहेगा, और पासवर्ड तो नहीं है उसके अंदर, नो प्रॉब्लम। सो अकॉर्डिंगली समझ में आया सबको ठीक से? अगर Yes. कुछ पूछना है तो Yes, sir. ओके, अगर कुछ पूछना है, डाउट अगर है तो पूछ सकते हो। मैंने कल आपको एक पीडीएफ फाइल भेजा था जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स थे। उसके अंदर एक्चुअली सिर्फ फोर्स के जो न्यूमेरिकल्स है, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, उस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है वो सिर्फ मत करो, बाकी न्यूमेरिकल्स तुम सभी कर सकते हो आराम से। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स। जो अनसॉल्व वाले जो है ना, लास्ट में जो दिए हुए प्रैक्टिस करके, न्यूमेरिकल्स फॉर प्रैक्टिस करके जो दिए हुए, वो सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 26 to 28 न्यूमेरिकल्स है, कुछ 26 से 27 न्यूमेरिकल्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से, उसमें से जो एकदम सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो तो तुम सॉल्व करके रखो कम से कम। जो फिर आगे चल के जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के अंदर के, तो तब जाके आपको भी वो फॉर्मूले वगैरह लर्न होंगे, और बेसिक जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है वो आपने अगर किए रहेंगे तो आपको वो इजी जाएंगे और अच्छी तरह समझेंगे। और ये चैप्टर जो है अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मंडे को मोस्ट प्रोबेबली वो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ट्यूसडे को उसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, ठीक है। लेकिन तब तक ये होमवर्क करके रखो, जो न्यूमेरिकल्स आपको पीडीएफ फाइल में जो शेयर किए हुए, वो जस्ट गो थ्रू देम एंड जस्ट सी हाउ दे आर सॉल्व्ड एक्चुअली एंड व्हिच फॉर्मूले आर यूज्ड वेयर। सो वो एक बार देख लो ठीक से, और उसके बाद आगे चल के फिर जो लास्ट में जो न्यूमेरिकल्स है, तो उसमें से जो सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स है वो करके रखो, ताकि जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स है या जो डाउट्स है तो वो हम ट्यूसडे के लेक्चर में करेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Okay, sir. बाय बाय।